वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस में हमारा आज का टॉपिक है निर्धनता, यानी कि जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो निर्धनता है वो करेंगे। बैंकिंग वाला हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए ये जो टॉपिक है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ़िलहाल वही करवाए जा सकते हैं, और ये टॉपिक भी आपका, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। निर्धनता वाले टॉपिक में भी आपका जो ये जो निर्धनता वाला टॉपिक है, इसमें से भी आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका जो अलग टॉपिक होगा वो तो अलग से डाल दिया जाएगा बाद में, पूरा निर्धनता वाला करवा के। पर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी जो इसमें जो योजनाएं रही हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे हम, कितने टाइप्स की होती है, जो इसमें कर्व आता है यानी कि जो वक्र होता है वो देखेंगे इसमें हम, ठीक है। कौन सा मापदंड है निर्धनता का वो देखेंगे हम इसमें। तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें, जो भी स्कीम वगैरह हैं जो लागू की गई है निर्धनता को कम करने के लिए, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए, निर्धनता की बात की जाती है तो आपको नॉर्मली पता है निर्धनता का मतलब गरीबी होता है। पर अगर इसे हम डिफाइन करने की बात करें कि अगर मान लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन में से भी आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, तो निर्धनता यानी कि जो पॉवर्टी है उसे डिफाइन करने की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो समाज है उसका अगर एक भाग जो है अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को, यहाँ पर मूल मानवीय आवश्यकता कही जाए या फिर जो बेसिक नीड्स होती है, यानी कि बहुत अति आवश्यक जो हमारी जो आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती हैं या फिर जो बहुत आवश्यक होती है एक मनुष्य के लिए जीवन यापन करने के लिए। जैसे कि अगर हम राजनीतिक विज्ञान में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें हमें क्या जो अधिकार की बात की जाती है तो मौलिक अधिकार उनका नाम रखा गया है, क्योंकि वो मूल अधिकार है। उनके बिना जीवन यापन करना, अपना जीवन गुजारना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है मूल मानवीय आवश्यकता, यानी कि बहुत आवश्यक जो चीज़ें होती हैं अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगी, उन्हें नहीं मिलेंगी, तो वो क्या है, उनका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और उन्हें निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको दो चार चीज़ें याद रखनी होती हैं। मूल जो यहाँ पर जो मूल मानवीय आवश्यकता है, इसके अंतर्गत आपको दो चार चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीन शब्द आपने सुने होंगे, रोटी, कपड़ा, मकान। तो सिंपल, ये हम सिंपल शब्द बोलते हैं, पर यहाँ पर रोटी नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर पौष्टिक आहार हो जाएगा रोटी से, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, रोटी जो है उससे पौष्टिक आहार हो गया। और जो कपड़ा है उससे वस्त्र हो गए, यानी कि जो वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए। और मकान, मकान यानी कि रहने के लिए कोई ना कोई आवास भी चाहिए। अब इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए, जो मानवीय आवश्यकता के लिए मनुष्य की जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स हैं, तो वो उसके अंतर्गत आप शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये चीज़ें और ऐड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि जो मानवीय जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो कौन सी है, निर्धनता मतलब कि किसी निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसी कौन सी मानवीय आवश्यकता की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निर्धनता की बात कर ली है तो निर्धनता के प्रकार की बात कर लेते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। निर्धनता के प्रकार, निर्धनता जो है वो आपकी तीन टाइप्स की होती है। चिरकालिक निर्धनता, ठीक है, अल्पकालिक निर्धनता और कभी निर्धन नहीं, तो ये होगा। तो तीन प्रकार की होती है। जो चिरकालिक निर्धन होती हैं उसमें कौन आता है, जो निर्धनता रेखा से क्या है, नीचे के होते हैं। आपको पता होगा जो निर्धनता है यानी कि कौन व्यक्ति निर्धन है, उसे नापने के लिए एक निर्धनता रेखा होती है। यानी कि मान लीजिए ये रेखा अगर इससे नीचे की तरफ कोई होता है तो वो क्या है, वो निर्धन माना जाता है। यहाँ पर अगर कोई है, इस रेखा पर अगर कोई है तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल अब इससे थोड़ा सा भी कम हो गया तो वो क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। तो ये होता है निर्धनता रेखा, आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है, चिरकालिक जो निर्धन है यानी कि निर्धनता रेखा से जो नीचे होते हैं, जैसे कि भूमिहीन हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं। भूमिहीन कृषि होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको इसके। हम एमसीक्यूज भी करेंगे इसके साथ, जो बाद में आएगा। अल्पकालिक निर्धन कौन है, तो अल्पकालिक निर्धन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मौसमी निर्धन और अल्पकालिक निर्धन, ठीक है। जो मौसमी निर्धन होते हैं उसमें क्या होता है, मौसमी निर्धन में वे निर्धन व्यक्ति आते हैं जिनमें क्या होता है, या तो वे निर्धन होते हैं या फिर गैर निर्धन जो वर्ग होता है, उन दोनों के बीच में रहते हैं। कभी वे गरीब बन जाते हैं और कभी वो ठीक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो ये मौसमी निर्धन होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेके चले तो आपको पता होगा कि जो
ऑरेंज है, संतरे हैं, उसका एक मौसम आता है जब वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे ही जो एप्पल हो गई, तो यानी कि जो मौसमी फल जिसे हम कहते हैं, जो मौसम के आने पर ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, उसके द्वारा अब हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, पर वैसे मौसमी फल होते हैं वो। तो यहाँ पर जो मौसमी निर्धन है, यानी कि कभी वो निर्धन हो सकते हैं और कभी निर्धन नहीं हो सकते। इसका मतलब है जब उन्हें काम नहीं मिलेगा, बेरोज़गार हो जाएँगे तो निर्धन हो जाएँगे, काम मिल गया तो वो क्या है, वो ठीक रहेंगे। इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आपका जैसे छोटे किसान हो गए, मौसमी मज़दूर हो गए, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए, अल्पकालिक निर्धन, आपको ध्यान रखना है जब अल्पकालिक निर्धन की बात की जाएगी तो यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट की बात की जाएगी। तो अल्पकालिक निर्धन में कौन आता है? अल्पकालिक जो निर्धन होते हैं सामान्यतः निर्धन नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु कभी कभी वो क्या निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कि वैसे तो वो गरीब नहीं होते, पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो निर्धन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जुआरी का मतलब होता है जो जुआ खेलते हैं, आपने देखा होगा जो जुआ खेलते हैं, कभी तो उनका जो चांस है, बाय चांस वो जीत भी सकते हैं, बाय चांस वो हार भी सकते हैं, उनके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एग्जाम्पल इसमें ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप सभी को यहाँ पर? अब देखिए, जो कभी निर्धन नहीं, यानी कि ये जो है निर्धनता के प्रकार के अंतर्गत तीसरा पार्ट है, कभी निर्धन नहीं। इसके अंतर्गत वो आते हैं जिनकी क्या है, आय निर्धनता रेखा से कभी भी क्या होती है, जिनकी आय निर्धनता रेखा से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है, वो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं। जैसे कि व्यवसायिक जो हो गया, व्यवसाय जो करते हैं, चतुर्थ या पंचम क्षेत्र के जो लोग हैं वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अब जो है हमें देखना है निर्धनता रेखा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट में, निर्धनता रेखा जो होती है ऐसी रेखा होती है, अगर इससे नीचे कोई चला जाता है तो ये क्या होता है, निर्धन की श्रेणी में आ जाता है। तो निर्धनता रेखा को अगर हम और अच्छे से देखें तो निर्धनता रेखा में क्या होता है, कम आय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को क्या है, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आपकी वही आ जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी नहीं कर पाते, बेसिक नीड्स अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो होगी आपकी निर्धनता रेखा। और जो निर्धनता रेखा है उसके अलग अलग देशों में क्या होता है, अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने परसेंट, मतलब कि यहाँ पर भारत में डिसाइड की गई है कि ये जो है ये निर्धनता रेखा है तो यूएसए में वही होगी, नहीं। अल्प विकसित और विकसित हर किसी का अपना अलग अलग होता है और हर देश का अपना अलग अलग निर्धनता रेखा होती है। अब यहाँ पर बात की जाए, जो निर्धनता रेखा है उसे क्या है, प्रति व्यक्ति जो प्रति, अगर हम जीवन स्तर की बात करें, आपको पता होगा एक व्यक्ति निर्धन है या नहीं है तो उसे देखने के लिए जीवन स्तर देखा जाता है। जीवन स्तर का मतलब होता है कि अगर आपको पता होगा दो फैमिलीज़ हैं, अगर हम दो परिवार को लेकर चले ए और बी, तो जो ए है, अगर हम ए को बी से अगर हम ये कहते हैं कि ए जो है अमीर है या फिर बी अमीर है ज़्यादा, तो हम कैसे देखेंगे? अगर आप अपने रिश्तेदारों को भी देखें, अपने आप को और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें कंपेयर करने की जो कोशिश करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसने इस महीने या फिर इस साल में उसने क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो ख़रीद ली हैं और मैंने ये चीज़ें नहीं खरीदी है तो वो ज़्यादा अमीर है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जीवन स्तर देखा जाता है, यानी कि जीवन जीने के लिए आपको पता होगा जो भी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उससे ज़्यादा अगर हम जो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है, जैसे कि एसी हो गया और भी जो चीज़ें हो गई, जैसे कार वगैरह हो गई, ये जो चीज़ें आपकी विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है उसमें आती हैं। तो इन चीज़ों पर अगर हम व्यय कर रहे हैं तो हमारा जीवन और भी अच्छा होता जाएगा, बहुत आसानी से हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये होता है आपका जीवन स्तर। तो जीवन स्तर को देखकर भी जो निर्धनता है उसे देखा जाता है। तो प्रति परिवार जो आय है और जो व्यय है, उन दोनों को क्या है, मापदंड माना गया है जीवन स्तर नापने का। कि निर्धनता रेखा को नापने का जो मापदंड है या फिर घटक है वो कौन सा है, और उसमें आपको आय और व्यय जो ऑप्शन है वो दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, या फिर जो सारी चीज़ें वो तो हमें सारी चीज़ें समझनी है, जो मेन फोकस है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और इसके साथ साथ ये तो मुख्य मापदंड है, आपको ध्यान रखना, मेन जो मापदंड होते हैं, मेन जो घटक होते हैं। इसके साथ साथ जीवन स्तर को नापने के लिए स्वास्थ्य हो गया, कल्याण जो हो गया, स्वास्थ्य कल्याण की चीज़ें होगी, जीवन जो प्रत्याशा है वो हो गया, यानी कि कब तक जीते हैं, साक्षरता यानी कि एजुकेशन हो गई, किसी परिवार के बच्चों को ज़्यादा एजुकेट किया गया है तो इसका मतलब उन पर ज़्यादा खर्च किया गया है तो जीवन स्तर अच्छा होगा आगे चलकर उनका। सार्वजनिक जो सेवाएँ हैं वो हो गई, ये चीज़ें भी रखी जाती हैं। अब देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो प्रो अमर्त्य है, आपको ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन जो है वो क्या है, एक अर्थशास्त्री रहे हैं, नोबेल जो पुरस्कार है वो भी इन्होंने जीता है। तो ये भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं ये इन्होंने कहा है निर्धनता को लेकर, इनका मानना है कि केवल
जो निर्धनता है वो केवल आवश्यक जो है, इनका मानना है, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। इनका मानना है कि केवल यह जानना ही आवश्यक है कि निर्धनों की संख्या कितनी है, यानी कि इनका मानना है केवल ये जानना ही काफ़ी नहीं होगा कि जो निर्धन है वो कितने हैं। उनके अंदर भी हमें देखना है कि जो निर्धन है उनके अंदर भी हमें देखना है कि वो उनका जो कल्याण है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। निर्धन जो व्यक्ति हैं केवल ये नहीं देखने कि उनकी संख्या इतनी है, इनका मानना ये है निर्धनता की जो सघनता है, जो मात्रा है वो देखनी है, ये इनका मानना है। और ये क्या कहते हैं, अतः आय और व्यय जो उपभोक्ता स्तर है या फिर जो पौष्टिक आहार है उसके आधार पर भारत में क्या है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो भारत में निर्धनता रेखा जो है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो आय और व्यय जो उपभोक्ता स्तर हो गया, यानी कि कितनी आय है और आप कितना व्यय कर रहे हैं उपभोग करने के लिए, यानी कि आप कितना उपभोग कर रहे हैं, यानी कि कितनी चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हैं, कितनी आय है किसी व्यक्ति की और कितना वो व्यय कर रहा है। तो उपभोग स्तर देखते हैं और पौष्टिक आहार, ये दो जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो है, आपको पता होगा यूएनओ भी क्या करता रहता है, निर्धनता जो देश में जो अल्प विकसित हैं या विकसित हैं या फिर जो विकासशील जो देश हैं उनके बीच में देखता रहता है कि कौन सा देश क्या है डेवलप होता जा रहा है, कौन सा विकसित होता जा रहा है, कहाँ पर निर्धनता है कहाँ पर नहीं है, ये चीज़ें देखता रहता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ है, उसने क्या किया था, एक बारी एक जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल है, आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पैनल में अपने अनुशासन में जो गरीबी को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अंतर्गत कुछ गठित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पैनल था। और उसमें उसने माना कि 2030 तक क्या होगा, निर्धनता क्या होगी वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहना था इसका। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत का देखा जाए तो भारत की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। भारत में क्या हुआ, और भी ज़्यादा जो निर्धनता एक व्यवसाय के तौर पर हो चुके हैं, यानी कि अब क्या, जैसे कि व्यवसाय आमतौर पर हम करते हैं वैसे निर्धनता क्या हो रही है, विकसित होती जा रही है उसके अंतर्गत। अब यहाँ से आपके जो कार्यक्रम है भारत में, जो भी चीज़ें, जो भी कार्यक्रम को, जो भी योजना होगी, जो भी स्कीम्स हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगी हम, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में भी, तो यहाँ पर देखिए अंत्योदय अन्न योजना, जो अंत्योदय अन्न योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी ये जानना जरूरी है। तो उसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। आप ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट का जो मंथ है दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, जो क्या है 1 करोड़ निर्धन परिवारों के लिए जो शुरू की गई थी, स्टार्ट की गई थी। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत जो सार्वजनिक वितरण है, यानी कि सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता है अन्न का, क्योंकि अन्न, ये आप देख रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि पूरा ये अन्न पर डिपेंड है, यानी कि जो अन्न है, अन्न के अंदर आपके अनाज आ जाते हैं, गेहूँ चावल, तो इसको क्या है सार्वजनिक रूप से उनको बांटा जाता है, वितरण किया जाता है इसका। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो बीपीएल जो परिवार हैं उनमें भी सबसे जो निर्धन वाले जो परिवार आते हैं उन्हें क्या है, उन तक इनकी पहुंच होती है। यानी कि बीपीएल जो परिवार है, केवल आपको पता होगा बीपीएल के जो कार्ड है, राशनिंग जब की जाती है उसमें बीपीएल जो कार्ड बनवाए जाते हैं, तो उसमें भी जो सबसे नीचे जो है बीपीएल में भी उनको लिया जाता है और उनमें क्या है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। और इसमें जो सब्सिडी है वो दी जाती है उन परिवारों को जो बीपीएल में भी क्या है, बहुत नीचे की स्थिति प्राप्त है उसमें भी। और इन्हें क्या है, 2 रुपये प्रति जो है, इन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इन्हें गेहूं और 3 रुपये जो प्रति किलोग्राम की दर से इन्हें क्या है, चावल दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, कितने से कितने प्रति दिए जाते हैं। तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गेहूं और 3 रुपये प्रति ग्राम पर चावल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 2.50 जो करोड़ परिवार हैं उन्हें क्या हुआ है, उन्हें इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत बहुत लाभ हुआ है। तो कितने करोड़ परिवारों को लाभ हुआ ये भी ध्यान रखना है। एक मिनट। तो देखिए अब आगे है हमारी अगली योजना है, ये एक तरीके से मिशन है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये भी सारी की सारी चीज़ें हम भारत की देखेंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है ये क्या है, ये 3 जून 2001 में क्या है प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2011 में प्रारंभ हुआ था। 3 जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें क्या है बहुत अधिक सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में चला, उन्हें मजबूत करने के लिए। और उसके माध्यम से क्या है, निर्धनों को जो है निर्धनता से बाहर निकालने के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
अब देखिए आपको ये वाला जो नेक्स्ट वाला है ये तो आपको पक्का याद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा दिल्ली के स्कूलों में क्या है कि जो ये स्कूल हैं उनमें जो मिड डे मील जिसे नाम दिया गया मिड डे मील जो है वो बांटा जाता था या बांटा जाता है, अभी बांटा जाता है। तो ये वही है मध्य आहारण भोजन कार्यक्रम, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इसका नाम चेंज करके नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण स्कूल्स, ये पूरा नाम इसका याद कर लीजिए। पहले मिड डे मील से चल जाता था, अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए, जिसका जो भी चीज़ें चेंज हुई है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण स्कूल्स हैं, ये आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है जो प्राथमिक जो भी स्कूल हैं, जो भी विद्यालय हैं, उनमें जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या है ये जो भोजन है ये दिया जाता था। और ये क्या है 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसके तहत क्या है ये इसका उद्देश्य क्या रहा था, इसका उद्देश्य यही रहा था कि स्कूलों में जो बच्चे वो नहीं आते थे तो उन्हें एक तरीके से लालच दिया जा रहा था कि वो स्कूलों में आए। तो स्कूलों में दाखिलों को बढ़ाना और साथ साथ स्कूली जो शिक्षा है उसे अधूरी छोड़ देते थे जो विद्यार्थी, उन्हें क्या है एक तरीके से हतोत्साहित करना, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन करना कि तुम स्कूल में आओ, कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए। तो ये है, और कक्षाओं में जो विद्यार्थी वो उपस्थित रहे ये भी इसका एक रीज़न रहा था। जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा हमें। तो अब देखिए अगली जो रही है ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अब यहाँ पर एक बात आती है, एक तो मनरेगा होता है और एक नरेगा होता है, आपको ध्यान रखना है। मनरेगा और नरेगा दोनों के दोनों एक हैं, आपको ध्यान रखना है। जो मनरेगा है उसमें महात्मा गांधी जो है स्टार्टिंग में आ जाता है एमसी, और जो नरेगा है उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो ये नरेगा के बारे में पहले हम देखेंगे, नरेगा और मनरेगा दोनों में एक ही चीज़ होती है, 100 दिनों के लिए जो गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम क्या है आपको रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि चाहे गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई भी रोज़गार उपलब्ध करवाए वो क्या है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमें क्या है अगर हमें रोज़गार चाहिए तो ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या है हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हमें जो है यही रोज़गार चाहिए, मुझे तो यही रोज़गार चाहिए। जो ऐसी भावना रखेंगे, जो ऐसा कहेंगे वो क्या बेरोज़गार नहीं है, यानी कि वो खुद से बेरोज़गार हैं, वो बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे सरकार की तरफ से बेरोज़गारी जो है बेरोज़गार की श्रेणी में केवल उन्हें ही रखा जाएगा जो क्या काम करने के इच्छुक है और काम करने के लिए सक्षम है, उन्हें ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट है, यानी कि नरेगा भी बोल सकते हैं इसे, नरेगा जो है नरेगा 2004 में संसद के द्वारा जो था 2004 में, इसका पूरा नाम यही है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2004। तो इसे क्या है संसद के द्वारा सितंबर 2005 में क्या पारित कर दिया गया था। तो कब पारित किया गया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सितंबर 2005 में पारित किया गया। और कब लागू हुआ यानी कि कब इसकी शुरुआत की गई, तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में की गई थी। और महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है ये पूछा जाता तो यहाँ पर भी कई बार क्या है आपको यही मिल जाता है 2 फरवरी 2006। तो जैसे एमसीक्यू आएगा तो उसमें हम देखेंगे और भी डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत जो है मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, और कहाँ पर आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर की गई थी। आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो बंदापाली गाँव है उसमें की गई थी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या है प्रत्येक परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें वर्ष में 1 वर्ष के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिनों के लिए, कम से कम 100 दिनों के लिए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो गाँव हैं उस एरिए के जो लोग हैं उन्हें क्या है वयस्क जो होंगे, वयस्क का मतलब आपको पता होगा जो काम करने के लिए 18 साल से ज़्यादा के होते हैं, 18 साल से ज़्यादा। तो जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें क्या होगा, चाहे वयस्क में ओबीसी आए, एससी आए, एसटी आए या फिर जर्नल आए, सबको ये प्राप्त होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें क्या है कम से कम 100 दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से, पर कम से कम गवर्नमेंट को 100 दिनों के लिए क्या है उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, ये गारंटी दी गई थी इसके अंतर्गत। तो ये हो गया। एक दो बातें और हैं यहाँ पर मनरेगा को लेकर देखिए। तो जो मनरेगा है उसके अंतर्गत क्या है कुछ जो
क्रियाकलाप है वो शामिल किए गए हैं कौन कौन से, जैसे कि जल संरक्षण हो गया और जल संभरण हो गया, ये जो क्रियाकलाप है वो शामिल किए गए हैं। सूखे से बचाव के लिए ये जो क्रियाकलाप है वो है सिंचाई सुविधा होगी, वन रोपण हो गया, पारंपरिक जो जलाशय हैं वो हो गए, जो निवनीकरण हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सभी मौसम में जुड़ाव के लिए ग्रामीण सड़क का निर्माण हो गया, यानी कि 100 दिनों के लिए जो गारंटी जो दी जाएगी रोजगार की, तो इसमें से किसी भी काम में क्या है सरकार उस वयस्क जो भी सदस्य होगा उसे क्या है लगा सकती है। इसके साथ साथ भारत निर्माण के अंतर्गत निर्माण कार्य और कोई भी अन्य कार्य हो सकता है भारत से रिलेटेड, और इसके लिए क्या होता है जो राज्य सरकार होती है वो क्या परामर्श देती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार क्या होती है उसी के द्वारा अधिसूचित किया जाता है ये कार्य। तो ये होंगे ये क्रियाकलाप किए जाते हैं। अब देखिए जो खाद्य गारंटी योजना है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो गारंटी नहीं सॉरी खाद्य क्रेडिट जो योजना है उसके ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई 2007 से 2008 में। तो ये पूछ लिया जा सकता है जो खाद्य क्रेडिट योजना 2007 से 2008 में शुरू हुई थी। मैं डबल बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, एक बार में ना हो तो दोबारा से याद हो जाए। और इसके अंतर्गत क्या है, एक जो पायलट परियोजना है उसके अंतर्गत ये संचालित की गई थी, और इसमें क्या है जो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो नई योजना है वो शुरू की गई थी, यानी कि खाद्य क्रेडिट योजना। इसके माध्यम से क्या होता है, इस खाद्य क्रेडिट योजना के माध्यम से क्या होता है कि जो निर्धन परिवार होते हैं उनके लोगों को क्रेडिट पर जो खाद्यान्न है वो क्या है उपलब्ध करवाया जाता है, यानी जो भोजन है जो खाद्यान्न से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। अब यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी, ये 25 सितंबर 2015 में शुरू हुई थी। आप इसे एक बार रिवाइज और करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या डेली रिवाइज करना जब तक आपका एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे डेली आप एक बारी सुबह और एक बारी शाम को जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा। तो ये 25 सितंबर 2015 में जो ग्रामीण और जो शहरी गरीब हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है वो शुरू की गई थी। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये कब शुरू की गई थी, ये की गई थी 1 अक्टूबर 2007 में। आपको ध्यान रखना है। और ये असंगठित जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है गरीब कामगार जो हैं इनके लिए शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आगे है चलो गाँव की ओर कार्यक्रम, ये भी जो है ये भी स्टार्ट किया गया था निर्धनता को दूर करने के लिए। इसमें क्या है 8 फरवरी 2006 को जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके द्वारा शुरू किया गया था। 8 फरवरी 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था चलो गाँव की ओर कार्यक्रम। इस योजना के तहत क्या था, जो ग्रामीण महिला हैं उनमें जागरूकता पैदा करनी थी कि किस चीज़ को लेकर जागरूकता पैदा करनी थी, कानूनी अधिकार हो गए, निःशुल्क जो कानूनी सहयोग हो गया, वह जो आर्थिक जो सामाजिक उदार के लिए जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में परिचित करवाना था। और ये जो कानूनी अधिकार वगैरह हैं उनके बारे में इनको परिचित करवाना था। यानी कि बेसिकली ये किसके लिए थी, चलो गाँव की ओर कार्यक्रम जो था ये किसके लिए था, महिलाओं के लिए था। कब शुरू किया गया, 8 फरवरी 2006 में। निर्धनता हेतु जो माप है, यानी कि निर्धनता को मापने के लिए क्या चीज़ें हैं, तो निर्धनता को मापने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो निरपेक्ष निर्धनता जो होती है और एक सापेक्ष निर्धनता होती है। इन दोनों को मापने के लिए जो अलग अलग मापदंड होते हैं। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है पहले ये समझना होगा, फिर इसका मापदंड क्या है वो देखना पड़ेगा। तो निरपेक्ष जो निर्धनता है उसमें क्या होता है, सभी व्यक्ति जो है न्यूनतम उपभोग स्तर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ठीक है, निर्धन इसी के तहत वो निर्धन होते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, यही चीज़ देखी जाती है कि जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है उसे निर्धन मान लिया जाता है भारत में। तो ये चीज़ होती है भारत में। या फिर अल्प विकसित जो ज़्यादातर देश हैं उन्होंने भी जो निरपेक्ष निर्धनता है वो अपनाई गई है कि ये जो है मतलब कि ये देखा जाता है कि जो उपभोग स्तर है वो किस किस को प्राप्त हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है वो निर्धन मान लिया जाता है। तो ये तरीका अपनाया जाता है। अब देखिए सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। सापेक्ष निर्धनता में जो उच्च आय वर्ग और जो निम्न आय वर्ग होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा कमाते हैं और जो कम कमाते हैं, इनकम के बीच में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि असमानता कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, यानी कि ये ए है और ये बी है।
ये जो है ये ज़्यादा इनकम है इसकी और इसकी कम इनकम है, तो इन दोनों के बीच में जो असमानता है वो देखी जाती है। और इसे नापने के लिए जो सापेक्ष निर्धनता है इसका मेज़र करने के लिए दो चीज़ें अपनाई गई हैं। एक तो गुणांक, गिनी गुणांक है, और दूसरा जो है लोरेंज वक्र या फिर लोरेंज कर्व है, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जो लोरेंज कर्व है वो क्या कर्व के द्वारा जो है आपको बताया जाता है, ये इस तरीके से होता है, कर्व के द्वारा बताया जाता है। और जो गिनी गुणांक होता है वो इसका एक तरीके से मैथमेटिक्स है, यानी कि एक तरीके से फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं डिटेल में, फिर पता चल जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है ना आपका लोरेंज कर्व और गिनी गुणांक वाला, गिनी कोफिशिएंट बोला जाता है इसे इंग्लिश में, जिससे टर्म्स में प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर जो, क्योंकि इकोनॉमिक्स कई बार हम इंग्लिश में भी लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका नॉलेज के उससे पूछ लिया जाता है, ये वाला जो टॉपिक होता है। मैंने देखा है काफ़ी बार ऐसे टॉपिक जो हैं आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोरेंज जो कर्व है उसकी बात करें, लोरेंज वक्र की बात करें, तो यहाँ पर ये जो इसका वक्र है एक तरीके से, इसमें देखिए इसमें क्या है, आय विषमता ज्ञात की जाती है। आय यानी कि इनकम जो इनइक्वालिटी है वो देखी जाती है, इनकम जो असमानता है वो देखी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर जो है इसमें इसे क्या है वर्ष 1905 में विकसित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये जो मैक्स ओ लोरेंज है उसके द्वारा किया गया था। मैक्स ओ लोरेंज के नाम पर ही इसका नाम लोरेंज वक्र रख दिया गया है। ये जो है एक तरीके का वक्र होता है, इसमें 3 टाइप के वक्र बनते हैं, तीनों के तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वैसे तो ये वाला वक्र होता है, ये जो है आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये लाइन स्ट्रेट वाली लाइन दिखाई गई है, यानी कि बी डी जो दिखाया गया है आपका, ये बी है और ये डी है। ये जो है ये लोरेंज की लाइन है, यानी कि निरपेक्ष समता रेखा है, यानी कि इस रेखा पर अगर किसी भी देश का ये रेखा पर अगर बनता है, ये कर्व बनता है, यानी कि स्ट्रेट ऐसे बनता है, तो उसमें क्या है समानता है। अगर इससे जितना दूर होते चले जाएंगे, जितना भी दूर होते चले जाएंगे, उतनी असमानता क्या है बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वाला जो एरिया है अंदर का, ये शेडेड एरिया अगर मैं कह दूँ, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर इतनी जो है ये असमानता है। अगर मैं कहूँ इससे इस साइड चले गए तो असमानता और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा जाता है हमारा जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस साइड लिखी जाती है, और इस साइड जो होता है, इस साइड हमारी आय इनकम लिखी जाती है। पॉपुलेशन जो होती है जितनी होती है उस पर जो आय होती है बहुत ही कम होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देश में किसी एक वर्ग को बहुत अधिक मात्रा में आय मिल रही है और किसी एक वर्ग को बहुत ही कम मात्रा में आय मिल रही है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी, असमानता है। इसमें भी 2-4 चीज़ें होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर ये मैं कहूँ, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए इस तरीके से अगर ये है, ये वाला है, तो इसमें अगर मैं कहूँ ये जो इस साइड है, तो इस साइड से ये इस साइड चला जाता है, खिसक जाता है, ये इस साइड से इस साइड, तो इसका मतलब क्या है, जो असमानता है वो बढ़ रही है। अगर जो लोरेंज कर्व है वो आपका इस साइड से इस साइड खिसक रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो इनइक्वालिटी वो कम होती जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर जो लोरेंज कर्व है वो इस तरीके से जाकर, यानी कि एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो इसका मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये वाला जो था, ये वाला जो है, ये क्या है, इसमें असमानता कम है या ज़्यादा, या फिर इसमें असमानता कम है या ज़्यादा, क्योंकि पहले ये क्या है, पहले इसमें असमानता ज़्यादा थी और फिर इस वाले साइड आकर इसकी जो असमानता है वो कम हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है आपका लोरेंज कर्व। अब जो गिनी गुणांक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गिनी गुणांक जो है आपका, देखिए ये जो गिनी गुणांक है ये वर्ष 1912 में किसके द्वारा किया गया, इटलियन जो सांख्यिकविद हैं उनके द्वारा किया गया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पर बेस है, आपको पता होगा गिनी गुणांक। हम जो है मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर मैथ्स के जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, हम बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देखेंगे इसमें। तो जो कोरेडो गिनी है उन्हीं के नाम पर गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट जो है ये रखा गया है, इसका नाम, इन्होंने ही इसको विकसित किया था। इसमें क्या होता है, यह है जो है मैंने जैसे आपको बताया, इनका रिलेशन होता है गिनी कोफिशिएंट का लोरेंज कर्व के साथ एक जो है रिलेशन है, एक संबंध है। वो क्या है वो अब हम देखेंगे। जो लोरेंज वक्र है उसमें जो क्षेत्रफल और जो काल्पनिक समता रेखा हमने देखा था कि इस तरीके से है, जस्ट अ सेकेंड,
इस तरीके से था। ये हमारी ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, काल्पनिक समता रेखा है, यानी कि इक्वालिटी वाली लाइन है, लोरेंज कर्व है ये जो बीच में से लाइन गई हुई है। तो और यहाँ पर हमने देखा था कि इस तरीके से अगर किसी देश का बन रहा है, ये गोलाई में होगा थोड़ा, तो ये वाला जो एरिया है ये मैंने शेडेड जो किया है वो आपका गिनी कोफिशिएंट के अंतर्गत आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर इसका जो मान है, यानी कि अगर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया गिनी गुणांक एक मैथमेटिक्स फॉर्मूले के तहत है, तो जो फॉर्मूला है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, वो तो आपसे नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के द्वारा गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा अगर निकाला जाता है और उसके बाद जीरो आता है, ये जीरो या फिर जीरो से एक के बीच में आता है, आपको ध्यान रखना है। अगर इसका जो मान है वो एक आ गया है तो वो क्या होगा, वो अधिक विषमता होगी वहाँ पर। अगर क्या है, अगर इसका शून्य आ गया है तो वहाँ पर क्या है, विषमता न्यूनतम होगी, जीरो होगी, यानी कि इनइक्वालिटी जीरो होगी वहाँ पर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए जो गिनी गुणांक है उसमें अगर 100 जो है 100 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, तो उसके बाद गिनी सूचकांक निकल कर आ जाता है। तो ये यहाँ पर कवर हो गया। अब एक दो चीज़ें और रह गई हमारी भारत से संबंधित। तो भारत में जो निर्धनता है उसका अध्ययन सबसे पहले, यानी कि निर्धनता कितनी है कितनी नहीं है भारत में, इसकी सबसे पहले जो चीज़ है किसने ट्राई करके देखा, तो सबसे पहले जो इसका अध्ययन है 1870 में, स्वतंत्रता से पहले की बात है, आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी ने क्या है, जीवन निर्वाह के लिए एक जो लागत सिद्धांत है वो निकाला था, उसके तहत किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए स्वतंत्रता से पहले किसने किया तो ये हो गया, या फिर साफ साफ पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने किया तो ये हो गया। और हमारे ऑप्शंस पे वो होता है, ऑप्शन अगर ये नहीं दिया गया है और ये दे दिया गया है स्वतंत्रता के बाद वाला, तो वो ठीक हो जाएगा हमारा। तो स्वतंत्रता से पहले 1870 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जीवन के निर्वाह लागत सिद्धांत के द्वारा। अब अगर देखिए हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भारत में जो गरीबी है उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जो प्रयास है BS मिन्हास जो है उन्होंने किया था, BS मिन्हास। और कब किया था, कब से लेकर कब तक, उन्होंने वर्ष 1958 से 1959 और 1967 से 68 के बीच में जो भी समय रहा है उसमें क्या है, इन्होंने जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें जो निर्धन है इन्होंने कहा, यानी कि इसके ये जो समय रहा इसमें इन्होंने जब अध्ययन किया कि कौन निर्धन है और कौन नहीं है, तो इन्होंने क्या है इसका जब कंक्लूज़न दिया कि कौन निर्धन है, कितने निर्धन है, कितने प्रतिशत, तो इन्होंने कहा, यानी कि BS मिन्हास ने कहा कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें क्या है निर्धन की जो संख्या है वो कम हुई है, ऐसे संकेत इनको प्राप्त हुए। पर इनके बिल्कुल अपोजिट जो हैं PD ओझा जो हैं वो भी भारत के ही हैं। इन्होंने क्या है PD ओझा और प्रणव, ये दो नाम याद रखने हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ग्रामीण जो निर्धन है उनकी जो संख्या है, उनका जो अनुपात है निर्धनों का वो बढ़ता हुआ इनको लगा, तो इनके अपोजिट का है बिल्कुल। तो इसमें से आपको बस यही क्वेश्चन मिल सकता है कि जो सर्वप्रथम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने अध्ययन किया है गरीबी को लेकर, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किसने किया है। एक और बात है यहाँ पर, इसके बाद जो है, इसके बाद इन्होंने दांडेडकर जो है इनके द्वारा और रथ के द्वारा 1960 जो है 1960 से 61 और 1967 से 68 के बीच में क्या है दोबारा से किया गया था। और इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा कहा गया कि जो नगर है, इनके जो शहर हैं और जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन दोनों में जो गरीबी है वो स्थिर है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। अब देखिए भारत में किस तरीके से जो निर्धनता है उसका आकलन किया जाता है, उसे मेज़र किया जा सकता है। तो उसके लिए भारत में जो है योजना आयोग बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग है क्या किया था उसने 1970 के दशक में योजना आयोग ने क्या किया था, निर्धनता का आकलन करना शुरू कर दिया था। और यह जो है किसकी मदद से करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है संगठन उसकी मदद से करता है, यानी कि NSSO। तो अगर देखा जाए भारत में निर्धनता का जो मेज़र है वो किसके द्वारा किया जाता है, NSSO के द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है, NSSO जो है वो क्या करता है, जो घरेलू उपभोक्ता व्यय है उसे देखता है, और जो इससे संबंध में जो आयोजित पंचवर्षीय व्यापक नमूना सर्वेक्षण है उसके आधार पर करता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर यही बात है, योजना आयोग जो है उसने कब शुरू किया निर्धनता का आकलन करना, और किसकी मदद से करता है, NSSO की मदद से करता है।
अब जो योजना आयोग है उसने एक और चीज़ की थी निर्धनता को लेकर, उसने एक जो टास्क फोर्स है वो जो है टास्क फोर्स का गठन किया था इसने, और इस जो ये टास्क फोर्स है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है, यानी कि अगर बेसिकली कहा जाए भारत में निर्धनता किस तरीके से देखी जाती है, नापी जाती है, तो हम देखते हैं कैलोरी को लेकर, आपको ध्यान रखना है। तो कैलोरी को लेकर देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक जो व्यक्ति है उसे कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, अगर उससे कम मिल रही है तो वो क्या निर्धनता रेखा में आता है, निर्धनता के अंतर्गत आता है, गरीबी में आता है। यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी 2400 रखी गई, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉइंट लग गया, पॉइंट हटा लीजिएगा। 2400 जो है वो रखी गई है कैलोरी प्रतिदिन की, हर रोज़ाना दिन की। और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी क्या है 2100 कैलोरी रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किस तरीके से याद रखेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहुत ताकत वाले काम किए जाते हैं, जैसे कृषि हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए वहाँ पर जो है कैलोरी अधिक रखी गई है, और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी कम रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो ये जो है यहाँ पर सहस्त्राब्दी विकास जो लक्ष्य है, इसे MDGs कहा जाता है। ये जो MDGs है ये क्या है, UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो UNDP है उसके द्वारा ये जो था, आपको ध्यान रखना है, इसके ये एक तरीके का जो गोल है वो डिसाइड किया गया था। यूएनओ जो यूएनओ है उसके अंतर्गत एक जो गोल है डिसाइड किया गया था कि 2015 तक हम क्या है, ये जो 10 लक्ष्य हैं, 10 लक्ष्य रखे गए थे, इन 10 लक्ष्य वो प्राप्त करेंगे, ऐसा किया गया था MDGs के अंतर्गत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो क्या करता है, यानी कि UN जो है वो वर्ष 2010 में जो रिपोर्ट है वो जारी करता है, और उसके अंतर्गत जो ये बताता है कि भारत में जो निर्धनता है उसका जो अनुपात है वर्ष 1990 में 51% था। आपको ध्यान रखना, भारत में निर्धनता के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि 1990 में 51% क्या है, निर्धन थे भारत में। और इसका जो कंपैरिजन है किसके साथ किया गया है, UNDP। जैसे मैंने कहा ये जो MDGs है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो UNDP जो है वो क्या, उसके अनुसार जो रिपोर्ट निकली तो उसमें भारत के जो 8 राज्य हैं, वो राज्य के नाम आपको याद रखने, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 8 आप नाम याद रख सकते हो, तो याद रखिए। ये जो 8 राज्य हैं इन्हें क्या है, निर्धनों की जो संख्या है उसके अंतर्गत रखा गया था। और ये जो 8 राज्य हैं ये अफ्रीका के 26 निर्धन जो देश हैं उनसे भी ज़्यादा, यानी कि 26 निर्धन देश जो अफ्रीका में हैं उससे भी ज़्यादा हमारे जो भारत देश है उसमें जो 8 राज्य हैं वो निर्धन हैं, वो गरीब हैं। तो ये हो गया आपका। अब जो है आपके MCQ स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि मानव की मूल मानवीय आवश्यकता में सम्मिलित है। तो मानव की मूल मानवीय आवश्यकता यानी कि जो बेसिक नीड है उसके अंतर्गत क्या चीज़ है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देखिए, पर्याप्त पौष्टिक आहार, दूसरा है रहने के लिए उपयुक्त स्थान, तीसरा है पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर फटाफट आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आ रहा है आप सभी का। जो मानव की जो मूल आवश्यकता बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, जैसे मैंने आपको कहा था, तो जो भोजन है उसमें पौष्टिक आहार आ जाता है। जो स्थान है रहने के लिए, यानी कि घर हो गया, मकान हो गया, उसमें आपका रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान हो गया, आश्रय आ जाता है, और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो इसलिए तीनों चीज़ें आपकी बेसिक हैं। तो इसलिए आपकी मानवीय जो आवश्यकता है उसकी ये चीज़ें हैं सारी, अगर ये प्राप्त नहीं हो पाती है तो ये क्या है, निर्धनता रेखा या फिर निर्धन व्यक्ति हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का एक प्रकार नहीं है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है मौसमी निर्धनता, दूसरा चक्रीय निर्धनता, तीसरा चिरकालिक निर्धनता, और चौथा है अल्पकालिक निर्धनता। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, फटाफट आपको बताना है। हाँ, जिसका भी बी है वो आपका ठीक होगा। जो चक्रीय निर्धनता है वो निर्धनता के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। हमने पढ़ा था मौसमी निर्धनता, चिरकालिक निर्धनता और अल्पकालिक जो निर्धनता वो पढ़ा था हमने। तो इसके साथ साथ कोई निर्धन नहीं है वो वाला भी हमने पढ़ा था। तो अल्पकालिक निर्धनता के अंतर्गत ही ये वाला आता है आपका मौसमी निर्धनता। अगला देखिए, अगला है हमारे सामने थर्ड वाला, निर्धनता रेखा के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस मापदंड को शामिल किया जाता है। तो निर्धनता रेखा है उसे डिसाइड करने के लिए कौन सा मापदंड जो है वो लिया जाता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा जीवन प्रत्याशा, और तीसरा साक्षरता, और चौथा ये सभी। बताइए मुझे।
डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। सारी चीज़ें देखी जाती हैं निर्धनता रेखा को डिसाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा गरीबी को कब तक खत्म करने की बात कही गई थी? तो स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अंतर्राष्ट्रीय पैनल जो है उसके अंतर्गत बात कही थी कि इस वर्ष तक क्या होगा, निर्धनता जो है, गरीबी जो है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर वर्ष 2020, दूसरा 2050, तीसरा 2030 और चौथा यहाँ पर 2025। तो बताइए 30 होगा यहाँ पर हमारा ये वाला। 2030 तक इन्होंने कहा था संयुक्त राष्ट्र ने कि 2030 तक क्या होगा, इसके अंतर्गत कहा था अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अंतर्गत 2030 तक निर्धनता खत्म हो जाएगी। अगला है हमारे यहाँ पर 5th, देखिए, निम्नलिखित में से किसे अल्पकालिक निर्धन में शामिल किया जाता है? तो अल्पकालिक निर्धन में किसे शामिल किया जाता है? पहला ज्वारी, दूसरा यहाँ पर छोटे किसान, तीसरा मौसमी मजदूर और चौथा यहाँ पर भूमिहीन यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर? तो देखिए इसके अंतर्गत आपका जो जुआरी होगा ऑप्शन ए वो ठीक होगा। जुआरी जैसे मैंने कहा था जो अल्पकालिक निर्धन है उसके अंतर्गत जो मैंने अल्पकालिक निर्धन के अंतर्गत 2 पार्ट बताए थे, मौसमी निर्धन और अल्पकालिक निर्धन। ठीक है, अल्पकालिक निर्धन में जुआरी जो है वो आएगा आपका, और जो मौसमी निर्धन है उसमें जो छोटे किसान हो गए, मौसमी मजदूर हो गए, वो आ जाते हैं। और जो भूमिहीन है वो कहाँ से है, वो आपका चीरकालिक जो निर्धन है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर 6th, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में जो गरीबी है उसे किस चीज़ से परिभाषित किया गया है? पहला यहाँ पर लोगों के जीवन स्तर से, दूसरा परिवार की आय से, तीसरा कैलोरी प्राप्ति से और चौथा यहाँ पर है परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो क्या आंसर होगा इसका? कैलोरी के द्वारा देखा जाता है भारत में, यानी कि कैलोरी से जो है गरीबी को परिभाषित किया जाता है। अगर डिफाइन किया जाए भारत में तो ये केवल परिभाषित किया जाता है, मापने का जो आएगा वो भी एक अलग क्वेश्चन है, वो देखेंगे हम। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। तो भारत में गरीबी का क्या मुख्य कारण है? पहला यहाँ पर है ऑप्शन गरीबी के लिए अपर्याप्त सामाजिक सेवा, दूसरा है कम आय अर्जक परिसंपत्तियाँ, तीसरा है तीव्र आर्थिक सुधार और चौथा है रोजगार में धीमी वृद्धि। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर आपका? भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण क्या रहा है? बिल्कुल ठीक, सी वाला आपका ठीक होगा, सी वाला। तीव्र आर्थिक जो सुधार हो रहा है भारत में, ये कारण देखा गया गरीबी को लेकर। वैसे तो अगर देखा जाए गरीबी को लेकर ये जो कारण है आपका, मुख्य कारण की बात की गई थी, तो इसलिए तीव्र आर्थिक जो वृद्धि है, यानी कि इतनी तेज गति से हम जो विकास कर रहे हैं उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे लोग पिछड़ते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ साथ आपका ये वाला तो हो गया मुख्य कारक में, इसके साथ साथ अगर हम और भी देखें, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मुख्य कारण पूछा गया था गरीबी का, तो ये आपका हमने ये जो होगा आपका मुख्य कारण के अंतर्गत ये जो तीव्र आर्थिक वृद्धि है वो नहीं रहेगा। अगर तीव्र आर्थिक वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, रोजगार भी तो उपलब्ध होगा अगर विकास हो रहा है। ये रीज़न कहा जाता है, जो क्या है तीव्र आर्थिक वृद्धि का विरोध करते हैं उनके द्वारा ये रीज़न कहा जाता है कि इसकी वजह से लोग क्या निर्धन होते जा रहे हैं। पर अगर बहुत तेज गति से विकास होगा तो इससे क्या है, रोजगार भी तो उपलब्ध होगा। तो इसलिए ये वाला कट हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि नीचे के अगर हमने ऑप्शन देखे तो उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर गरीबी के लिए अपर्याप्त सामाजिक सेवा, ये होगा क्योंकि गरीबी के लिए जो सामाजिक सेवाएं हैं वो ठीक से नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से जो लोग हैं वो गरीब हैं। कम आय अर्जित परिसंपत्तियां हैं भारत में इस वजह से, और इसके साथ साथ जो रोज़गार की धीमी वृद्धि हो रही है, यानी कि रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता है लोगों को, इसकी वजह से लोग जो है गरीब हैं। तो ये थर्ड वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 8 हम सभी के सामने है, भारत में ग्रामीण गरीबी के क्या कारण हैं? तो भारत में जो ग्रामीण गरीबी है उसके कारण क्या हैं? पहला है ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा सिंचाई के साधनों का विकास, तीसरा है कृषि क्षेत्र में जो सामान्य उत्पादन क्षेत्र का होना, और चौथा है गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना और फिर बताना नीचे जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो गरीबी, जो ग्रामीण गरीबी की बात की गई, यानी गाँव में जो गरीब हैं वो क्यों हैं? तो बताइए क्यों है गरीब, जो गाँव का जो एरिया उसमें क्यों गरीब है? फर्स्ट
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यानी कि पहला देखिए, ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें बहुत अधिक तेज़ी से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कई इसके कारण हो सकते हैं, एजुकेशन का अभाव है वहाँ पर, ठीक है। और भी देखे जा सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि अगर ज़्यादा जो है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो इससे क्या होगा, जो हम क्या अपने बच्चों को रोज़गार में डाल सकेंगे और जिससे क्या होगी, जो इनकम बढ़ेगी। ऐसी भी मानसिकता रही है, तो इस वजह से। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देख, ये सेकंड वाला सिंचाई के साधनों का विकास। अगर सिंचाई के साधन बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे तो गरीबी दूर होगी, बल्कि क्योंकि अच्छा काम चलेगा तो गरीबी दूर होगी। तो ये तो नहीं है। थर्ड देखते हैं, कृषि क्षेत्र में अर्ध सामंती उत्पादन क्षेत्र का होना, ये इसका रीज़न रहा है। और गरीबी निवारण कार्यक्रम की विफलता, जो भी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं वो विफल हो जाते हैं गाँव के लिए ज़्यादातर, तो इसलिए ये हुआ है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखिए, गरीबी के आर्थिक कारणों में निम्नलिखित में से किसको या फिर किन को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो गरीबी के आर्थिक कारण की बात यहाँ पर की गई है, तो इसमें किस चीज़ को शामिल नहीं किया जा सकता, ये पूछा गया है। पहला, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर। दूसरा, कृषि की न्यून उत्पादकता। तीसरा, आय की असमानता। और चौथा, व्यापक निरक्षरता। यानी कि जो व्यापक रूप से जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें निरक्षर कहा जाता है। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा होगा यहाँ पर ठीक। देखिए, इसका जो ऑप्शन है आपका केवल जो थर्ड है यहाँ पर, ये होगा केवल फोर्थ वाला, यानी कि व्यापक निरक्षरता। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक कारण जो है गरीबी का, वो व्यापक निरक्षर है, यानी कि अनपढ़ जो हैं उनकी वजह से। अगर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, ये आपका आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आएगा। कृषि की न्यून उत्पादकता, ये भी आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं। और यहाँ पर जो है आपका आय की असमानता है अगर किसी के बीच में, तो ये आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यापक निरक्षरता जो है उसको आएगा आपका। तो ये ठीक हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पर बेरोजगारी से रिलेटेड है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, तो बेरोजगारी जो है उससे गरीबी बढ़ती है, ऐसा कहा गया है इसमें। पहला यहाँ पर कहा गया है गरीबी, पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। दूसरा, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरा, यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। और चौथा, ब्याज दर बढ़ती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है आपका बेरोजगारी की जो समस्या है उसके कारण क्या होता है, गरीबी होती है, गरीबी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, यहाँ पर ये पूछ रखा है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि मुद्रास्फीति की दर जो है वो बढ़ती है। यानी कि अब इसे कैसे समझेंगे, इसे हम इकोनॉमिक्स के तौर पर ही समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए, बेरोजगारी जो है यानी कि किसी को रोजगार प्राप्त नहीं होता, ये एक समस्या होती है जिससे क्या गरीबी बढ़ती है। अब इसके पीछे मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई क्यों एक रीज़न है इसके पीछे। तो महंगाई इसलिए एक रीज़न है, अगर रोज़गार नहीं होगा तो लोग क्या है, उनके पास पैसे तो नहीं है, रोज़गार नहीं है तो मतलब कुछ तो पैसे होंगे पर पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अधिक वस्तुओं की मांग, अधिक की तो नहीं करेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे। तो जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी, अगर जो भी उत्पादन करता है उसके द्वारा मांग पूरी नहीं हो पाएगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। तो ये एक रीज़न रहता है बेरोज़गारी जो है उसकी वजह से। यानी कि बेरोज़गारी अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति की वजह से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर अगर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मजदूर होते हैं, तो मजदूर क्या होते हैं, पहला चिरकालिक निर्धन, दूसरा अल्पकालिक निर्धन, तीसरा पहला दूसरा दोनों और चौथा यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। तो मजदूर क्या होते हैं, कौन से निर्धन, जो हमने निर्धनता के प्रकार देखे थे उसके अंतर्गत कि कौन से निर्धनता के प्रकार में मजदूर जो हैं वो शामिल होते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। फटाफट मुझे आंसर बताइए इसका। मजदूर आपके चिरकालिक जो निर्धन है उसके अंतर्गत आएगा, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था जब बताया था। और चिरकालिक निर्धन कौन होता है आपको पता है, चिरकालिक निर्धन वो होता है जो निर्धनता रेखा से नीचे होता है। तो इसलिए आपका फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक होगा। 11th का सी क्यों बोल रही हूँ, पहला दूसरा दोनों नहीं होगा। चिरकालिक निर्धन अलग होते हैं, अल्पकालिक निर्धन बिल्कुल अलग होते हैं उनसे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है आपका। सेकेंड यहाँ पर 12th वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 12th क्वेश्चन है हमारे सामने, वे निर्धन जो निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच में आते जाते रहते हैं कहलाते हैं। तो निर्धन और गैर निर्धन के जो होते हैं, यानी कि कभी वो गरीब बन जाते हैं, कभी वो ठीक सिचुएशन में होते हैं। तो ऐसा कौन सी निर्धनता के प्रकार के अंतर्गत होता है, पहला अल्पकालिक निर्धन, दूसरा मौसमी निर्धन, तीसरा यहाँ पर गरीबी निर्धन और
तीसरा यहाँ पर है कभी निर्धन नहीं, यानी कभी भी निर्धन नहीं होता, जो जिसकी जो है जो गरीबी रेखा होती है उससे ज़्यादा आय रहती है हमेशा, जिसकी गरीबी रेखा से ऊपर रहता है, जो कोई भी निर्धन नहीं। और चौथा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके बच गए, पहला और दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ठीक है, मौसमी निर्धन होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मौसमी आपके फ्रूट्स आते हैं तो वो कभी तो मतलब मौसम के तौर पे ही आते हैं, इसी तौर पर आप याद रखेंगे। कभी कोई निर्धन हो जाता है, यानी कि कभी अगर उन्हें काम नहीं मिला तो कभी क्या हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, और कभी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर ईंट का जो भट्टे पे काम करने वाले होते हैं वो मौसमी निर्धन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर है 13 वाला, चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र के लोग कहलाते हैं। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कभी निर्धन नहीं, पहला ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर अल्पकालिक निर्धन, तीसरा मौसमी निर्धन, और चौथा है ये सभी। तो बताइए, ऑप्शन ए होगा ठीक है। यहाँ पर कभी निर्धन नहीं, वो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 14 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, प्रति परिवार जीवन स्तर का मुख्य मापदंड है। तो प्रति परिवार जीवन स्तर का मुख्य मापदंड क्या है? पहला यहाँ पर आय, दूसरा व्यय, तीसरा आय व्यय, और चौथा यहाँ पर स्वास्थ्य कल्याण। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर आपका? बताइए फटाफट, 14 का कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? सी बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ये आपका थर्ड वाला ठीक होगा। आय और व्यय दोनों चीज़ें होती हैं, कितनी आय और कितना व्यय कर रहा है कोई, दोनों चीज़ें देखी जाती है प्रति परिवार अगर जीवन स्तर नापना है तो। यानी कि दो परिवारों के बीच में भी अगर हमें देखना है कि जीवन स्तर किसका अच्छा है तो इस तरीके से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 है, यहाँ पर हमारे सामने, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है पूछा गया। पहला आय व्यय, दूसरा उपभोग स्तर, तीसरा पौष्टिक आहार, और चौथा उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर आपका? बताइए फटाफट, कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? तो भारत में जो निर्धनता रेखा है उसका निर्धारण जो है आपका आय व्यय जो है उसे भी देखा जाता है, उपभोग स्तर को भी देखा जाता है, यानी कितना उपभोग किया जा रहा है, इसके साथ साथ पौष्टिक जो आहार है वो भी देखा जाता है। इसलिए आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं कथन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता होगा। देखिए 16 वाला क्वेश्चन है, कथन यहाँ पर दिया गया है। पहला यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने गरीबी को वर्ष 2030 तक खत्म करने की बात कही है। दूसरा यहाँ पर, भारत में गरीबी ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है केवल पहला, दूसरा कह रहा है केवल दूसरा, तीसरा कह रहा है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा कह रहा है न तो पहला और न ही दूसरा। तो बताइए, इट्स ओके मुस्कुराहट, कोई बात नहीं। अभी ज्वाइन कर लिए। मैं आप ये जो दोबारा से बता देती हूँ कि ये जो है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बच्चे जो हैं वो लिंक मांगते हैं, कहते हैं कि अपलोड नहीं किया। अपलोड कर दी जाती है, साथ साथ में टाइम लगता है, तो इसलिए कम्युनिटी में और टेलीग्राम ग्रुप पे ये शेयर कर दी जाती है, वहाँ पर जाकर आप पूरी देख सकते हैं। तो हाँ, इसका जो आपका जो ऑप्शन है तो ये आपका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अंतर्गत कहा था कि 2030 तक जो है निर्धनता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और भारत में क्या है, भारत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत में गरीबी व्यवसाय की तरह क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। जैसे व्यवसाय जो होता है वो बढ़ता जाता है, व्यवसाय के तौर पर हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका पहला दूसरा दोनों ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।